जय हिंद दोस्तों। डिक्टेशन स्टार्ट। महोदय, मैं आपका बहुत आभारी हूँ कि आपने मुझे इस अवसर पर सदन में बोलने का अवसर दिया है। यह जो प्रस्ताव सदस्य महोदय ने यहाँ सदन में प्रस्तुत किया है, उस पर दोनों पक्ष के लोगों ने अपने अपने विचार प्रकट किए हैं। मुझे बहुत खुशी है कि आज दोनों तरफ से लोगों ने अपने अपने विचार प्रकट किए हैं। मेरे विचार से शायद यह पहला अवसर है जब इस महत्वपूर्ण प्रस्ताव पर सभी सदस्यों ने अपनी सहमति प्रकट की है। मुझे इस बात का डर भी है कि यह जो प्रस्ताव है उसे तुरंत मंत्री महोदय द्वारा स्वीकार कर लिया जाएगा और उसके बाद देश के किसानों को उनके अनाज का उचित मूल्य भी उनको दे दिया जाएगा। कुछ दिनों के बाद हम में से कई सदस्य आपत्ति करेंगे कि अनाज के भाव बढ़ गए हैं और देश की आम जनता परेशान है, इसलिए कीमतों को कम किया जाना चाहिए। ऐसी अवस्था में मेरी समझ में यह नहीं आता है कि यह सदन किसानों को उनके अनाज का उचित मूल्य दिलाने में मदद करेगा या देश की आम जनता को सस्ता अनाज उपलब्ध कराएगा। मैं समझता हूँ कि दोनों बातों को एक साथ करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। यह हमारे देश का परम सौभाग्य है कि यहाँ कृषि का काम करने वालों की संख्या बहुत अधिक है। अभी कुछ समय पहले हमारे मंत्री जी ने यह बताया है कि देश में बेरोजगारों की संख्या बहुत बढ़ रही है, जिनको हम खेती के काम में लगा सकते हैं। हमें ऐसा कोई काम नहीं करना चाहिए जिससे बेरोजगार लोग खेती का काम छोड़कर शहरों की तरफ आना शुरू कर दें। मंत्री महोदय के कहने का अर्थ केवल यह है कि हमें खेती का काम करने वाले किसानों को अधिक से अधिक सुविधाएं देनी होंगी, जिससे कि वे अच्छी तरह से अपने परिवार का पालन पोषण कर सकें और अपने बच्चों को भी पढ़ा सकें। एक समय था जब इस देश का किसान ऋण में पैदा होता था, ऋण में बड़ा होता था और ऋण में ही मर जाता था। आज वह स्थिति नहीं रही। इसी तरह से यदि हमारी सरकार किसानों की भलाई के लिए कार्य करती रहे तो किसानों को भी पूरा विश्वास हो जाएगा कि सरकार उनका हित चाहती है और उन्हें पूरा सहयोग देकर खेती की पैदावार की
उन्नति चाहती है। अभी कुछ दिन पहले ही सदन में माननीय सदस्यों ने इस बात के लिए सरकार को दोषी ठहराया था कि वह हरिजनों की रक्षा के काम में सफल रही है। हो सकता है कि इस आरोप के पीछे कुछ सदस्यों का राजनीतिक उद्देश्य हो, किंतु इससे आरोप को बिल्कुल बेबुनियाद नहीं कहा जा सकता और उसकी उपेक्षा नहीं की जा सकती। राज्य मंत्री ने भी इस आरोप के बचाव में यह कहा है कि हरिजनों को अत्याचारों से बचाने के लिए सरकार कदम उठा रही है। उन्होंने यह भी कहा है कि जहां कहीं से अत्याचार की शिकायतें आ रही हैं, जांच पड़ताल की जाती है और अपराधियों को दंडित भी किया जाता है। सरकार इस संबंध में कितनी जागरूक है, उसके लिए उन्होंने गुजरात सरकार का यह ताज़ा उदाहरण पेश किया है कि उसने अपने यहाँ यह आदेश जारी कर दिया है कि हरिजनों की सुरक्षा के लिए जिला अधिकारी जिम्मेदार ठहराए जाएं। यह सब सही है कि केंद्र सरकार ने इस सिलसिले में आवश्यक संपर्क रखा है, किंतु यह आरोप भी तर्कसंगत है कि हरिजनों के संरक्षण का काम पूरी सावधानी और जागरूकता से नहीं हो रहा है। निर्धनों और आदिवासियों पर हुए अत्याचारों ने कितना भयंकर रूप धारण किया है, यह इस बात से सिद्ध हो जाता है कि कई प्रदेशों में हरिजनों को जिंदा जलाया गया है और उनके घरों में आग लगा दी गई। शेष मामले ऐसे हैं जिनमें या तो उनकी जमीनों पर कब्जा कर लिया गया था या उन्हें इस प्रकार से अपमानित किया गया। इनमें मारपीट, बलात्कार आदि शामिल हो सकते हैं। वक्तव्य में राज्यवार ब्यौरा दिया गया है और बताया गया है कि किस राज्य में कितनी घटनाएं हुई। क्या इसके बाद भी हरिजनों पर अत्याचार की सत्यता में कोई संदेह रह जाता है? वक्तव्य में यह भी बताया गया है कि सरकार ने इन मामलों के सिलसिले में क्या कदम उठाए, परंतु यह सब गिनाने से तब तक कोई फायदा नहीं है जब तक यह सिद्ध नहीं हो जाता कि हरिजनों पर अत्याचार की घटनाएं अब कम हो रही हैं। बहुत से मामले ऐसे भी हैं जिनमें कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की जा सकी। अकेले प्रदेश में 30 मामले ऐसे हैं जिन पर राज्य सरकार कोई उचित कार्रवाई नहीं कर सकी। तब सरकार से उम्मीद नहीं रह पाएगी। स्टॉप।